हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिस्ट्री सब्जेक्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। वन शॉट वीडियो में कंप्लीट आपका जो सिलेबस है मिड टर्म एग्जाम्स का, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। टेलीग्राम ओपन करके आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारें, वहां पे आपको सभी नोट्स जो हैं प्रोवाइड मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वाई इज हड़प्पन स्क्रिप्ट कंसिडर्ड एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट और मिस्टीरियस स्क्रिप्ट? यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो मिस्टीरियस क्यों मानी जाती है, या फिर उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो हड़प्पन स्क्रिप्ट, एक तो ये है कि आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, और इसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। ये अल्फाबेटिकल नहीं थी, ये इसके अंदर बहुत सारे साइन थे। ये पिक्टोरल स्क्रिप्ट है, इसके अंदर जो है पिक्चर्स ज्यादा डिपिक्टेड हैं, ठीक है। और लगभग माना जाता है 375 से 400 साइन थे, ठीक है। इसके अंदर साइन वाला ये जो है एक तरीके से ये स्क्रिप्ट थी। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द हड़प्पन कल्चर वॉज एन अर्बन वन? आप कैसे बता सकते हो कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो अर्बन थी? तो जो सिटीज थी भाई वो काफी अच्छे से वेल प्लान्ड थी। और टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अपर और लोअर टाउन। अपर को आप सिटाडिल भी कहते हो बहुत बारी, जो ऊपर बना हुआ था। और रोड जो है वो काफी स्ट्रेट थे, काफी वाइड थे, अच्छे खासे बने हुए थे। घर जो है वो अच्छे पक्की ईंटों के बने थे, ठीक है। और दो दो फ्लोर तक के होते थे घर। और अच्छा खासा वेल होता था, कुआं भी होता था हर घर में, बाथरूम भी होता था। ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था। घर के ड्रेन जो है जाके गली के ड्रेन से मिलते थे स्ट्रीट वाले में। और पब्लिक बिल्डिंग भी बनाई जाती थी बहुत सारी, जैसे ग्रेनरी वगैरह है, पब्लिक बात है। और लोथल नाम का एक यहाँ पे एक एक साइट थी, वहां पे एक डॉकयार्ड मिला है, ठीक है, जहां से पानी वाले जहाज वगैरह चला करते थे ट्रेडिंग वगैरह के लिए। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा। तो ड्रेनेज जो है वो मोर्टर लाइम और जिप्सम, इन दो से मिलाकर ड्रेनेज का मटेरियल बनता था। नाली बनाने के लिए ये दो चीजें यूज होती थी। और अच्छे से उनको कवर किया जाता था बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों के साथ, ताकि मान लो ये नाली है, इसको ढक दिया पत्थर के साथ, बाद में अगर नाली की सफाई करनी है तो ये पत्थर हटाया जा सकता था। छोटे ड्रेन होते थे घरों के अंदर, जो कि आके मेन चैनल यानी कि मेन नाले में जुड़ जाते थे। और इसके अलावा पिट्स वर प्रोवाइडेड फॉर सीवेज फॉर दी हाउसेस। कहीं कहीं पर गड्ढे भी मिले हैं, जो घर का सीवेज वगैरह होता है वो उसमें जाता था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म बाय रूलर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूलर था या रहा होगा तो वो क्या क्या करता था? तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के अंदर कोई रूलर नहीं था। कोई ऐसा मानता है कि एक सिंगल रूलर नहीं था, बल्कि जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं हर जगह का एक रूलर था। कुछ कुछ मानते हैं कि एक ही रूलर था। तो हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी प्लान्ड तरीके से बनाई गई थी, ये पक्का कोई रूलर का ही दिमाग हो सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, पैलेस बनाए गए थे, फोर्ट बनाए गए थे, टैंक बनाए गए हैं, वेल है, कैनाल्स हैं, ग्रेनरीज हैं। ये सारे एक कोई आम इंसान नहीं बनवा सकता, पक्का कोई ना कोई रूलर तो रहा होगा। रोड, ड्रेन, ये सड़कें, नालियां, ये सब कोई रूलर के ही सुपरविजन में बनाया गया होगा। सो रूलर हो सकता है कि भाई मतलब उसने बोला हो किसानों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, क्राफ्टमैन को बोला हो आप ज्यादा से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट बनाओ, ठीक है। और हो सकता है मतलब भाई ये हो सकता है, क्या है भी, कि हड़प्पन कल्चर की ज्यादातर चीजों में काफी यूनिफॉर्मिटी है। जैसे कि जो हमें सील्स मिली हैं, जो वेट मिले हैं, जो ईंटें मिली हैं वो एक जैसी हैं। अब एक जैसी ईंटें तो यार कैसे हो सकती हैं? अगर कोई रूलर होगा, कोई सरकारी काम होगा, जब भी तो वो सारा एक जैसा दिखेगा, ठीक है। और मान लो कभी कोई फॉरेन अटैक आ जाता है या कोई डिजास्टर आ जाता है, तो सिक्योरिटी करना भी वो रूलर का ही काम था। फूड वगैरह प्रोवाइड करना मतलब करवाना भी रूलर का काम था। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई रूलर तो पक्का रहा होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है और उसने ये काम किए भी होंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो एक तो इंटरनल ट्रेड होता था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये मेन ट्रेडिंग सेंटर थे। और हमें कुछ यहाँ पे तराजू, या जिसको आप कह सकते हो तराजू और बाट जो होते हैं वो भी देखने को मिले हैं। ये 1 2 4 8 16 से स्टार्ट होके 12,800 तक जाते थे। जैसे 2 किलो का बाट है, 5 किलो का है, 10 किलो का है, तो ऐसे ही एक नंबर सिस्टम यहाँ भी चलता था।
और बहुत ही अच्छे से नाप तोल कर सामान दिया जाता था, काफी स्ट्रिक्ट था ये। इंटरनेशनल ट्रेड भी था हड़प्पन्स का आसपास के कंट्रीज के साथ में, इजिप्ट, ओमान, ठीक है। और इसके अलावा सी से और लैंड से दोनों से ही ट्रेड होता था। और ये माना जाता है कि कुछ मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर और प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जाते थे दूसरी कंट्रीज से या दूसरे सिविलाइजेशन से, हड़प्पन वाले लोग लेते थे। अब इसके बाद आगे है लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एपिग्राफिट्स। ये सेकंड चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। जो एपिग्राफिस्ट होते हैं, जो एपिग्राफ्स को पढ़ते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो एपिग्राफिस्ट वो बंदे होते हैं जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है, इंस्क्रिप्शन पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो काफी लाइट होते हैं, वो दिखते नहीं है सही से, उसका मेन मतलब मीनिंग नहीं पता चल पाता। कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे क्लैरिटी नहीं मिल पाती, कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस अनडेसिफर्ड रह जाते हैं, उनको पढ़ा ही नहीं जा पाता, और कुछ कुछ रिलेवेंट नहीं होते। सो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ महाजनपदा। महाजनपद के 5 फीचर्स बताने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे किंग का रोल हुआ करता था। कुछ कुछ महाजनपदास पर पूरा ग्रुप भी रूल करता था, जिसको गणिया संघ कहा जाता था। फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी, यानी कि जो भी महाजनपद की राजधानी होती है, जो कैपिटल सिटी होती है, वो फोर्टिफाइड होती थी, पूरी अच्छे से सिक्योर होती थी। और परमानेंट आर्मी होती थी हर महाजनपद की अपनी। और इसके अलावा जो किंग होता था वो टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्राह्मण से उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल बना रखे थे, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र जिसको कहते हैं, वो रूलर जो है उसी को इम्प्लीमेंट करवाता था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंस्क्रिप्शन हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। अगर आपको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं तो आप इससे किस तरीके से हिस्ट्री को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक तो इंस्क्रिप्शन से हमें नॉलेज मिलती है रूलर्स के बगैर, मतलब रूलर्स के बारे में, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी। जैसे एक वर्ड है प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी रूरल की मतलब किसी रूलर या किसी राजा की प्रशंसा करना, यानी कि उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें, उसको प्रेज करना। तो प्रशस्ति से हमें उसकी अचीवमेंट्स पता चलती हैं। और इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है उस टाइम की लैंग्वेज क्या थी, कौन सी स्क्रिप्ट चला करती थी। अगर कभी लैंड ग्रांट वगैरह हुआ करते थे तो वो भी हमें इंस्क्रिप्शन बता देते हैं। उस समय की इकोनॉमिक हालात कैसे थे ये भी इंस्क्रिप्शन बता देते हैं। एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था वो हमें बता देते हैं। सोशल रिलीजियस कंडीशन कैसी थी वहाँ के एम्पायर की, वो हमें इंस्क्रिप्शन बता देते हैं। तो काफी फायदे हैं। वाई मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। तो मगध बहुत ही एंशियंट किंगडम था बिटवीन द 6th एंड 4th सेंचुरीज बीसी, और ये बहुत पावरफुल महाजनपद बना। और कुछ इसके पास स्पेशल एडवांटेजेस थे जो बाकियों के पास नहीं थे। एक तो इसकी नेचुरल सिक्योरिटी हो जाती थी क्योंकि ये चारों तरफ हिली एरियाज से कवर्ड है। और इसकी जो कैपिटल है वो राजगाह थी, ठीक है। और राजगाह का लिटरल मीनिंग है द हाउस ऑफ द किंग। बाद में क्या हुआ, 4th सेंचुरी बीसी के पास कैपिटल शिफ्ट कर दी गई राजगाह से पाटलिपुत्र, पटना जिसको आज हम कहते हैं। ये एग्रीकल्चर में काफी रिच था, यानी कि महाजनपदा ये जो था मगध का, ये काफी अच्छा एग्रीकल्चर में बहुत आगे था। आयरन की माइंस थी यहाँ पे। आज की डेट में झारखंड का एरिया भी इसी में ही आया करता था। और भाई आयरन की माइंस है तो बहुत रिसोर्सेज मिल जाते हैं टूल और वेपन बनाने के लिए। भाई इन्हीं के जंगलों में इन्हें एलिफेंट भी मिल जाते थे, उसको फिर ये आर्मी में यूज कर लेते थे। गंगा और उसकी और आसपास की रिवर्स भी यहीं पे आसपास थी, तो भाई आना जाना बहुत चीप हो जाता था, ये भी एक फायदा है। बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स ये लिखते हैं कि यहाँ के राजा बहुत एम्बिशियस थे, बहुत अच्छे थे, जैसे बिंबिसार, अजाशत्रु और महापद्मानंद, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे। अब एक क्वेश्चन ये आता है, वाई इज 6th सेंचुरी बीसीई मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। 6th सेंचुरी से लेकर 600 बीसी से लेकर 600 सी, ये जो टाइम पीरियड है पूरा, इसको आप ये क्यों कहते हो कि बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि आयरन का यूज होने लगा था, पहले नहीं होता था, इसी टाइम से होने लगा था। कॉइन का डेवलपमेंट होने लगा था। इसके अलावा नए नए महाजनपदास या अर्ली स्टेट्स जो थे उनको आप देख सकते हो एमर्ज होते हुए, और नए नए रिलीजन आने लगे थे जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म। और क्या था इसके अलावा, वट वर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। देखो अगला क्वेश्चन है वो कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिससे आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो उस टाइम पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि एक स्ट्रेटजी ये थी कि ये प्लो एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हल वगैरह का यूज अच्छे से होने लगा था, और जिससे कि जो फर्टाइल एरिया है, ठीक है, गंगा वैली का,
और जो मतलब कावेरी वैली का, वहां पे अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिला हमें। और इसके अलावा आयरन टिप्ड प्लॉशेयर का यूज होने लगा, यानी कि जो हल होता है ना, उसके आगे जो उसकी टिप होती है वो लोहे की थी। अब ठीक है, लोहे की होगी तो वो जमीन को और अच्छे से कर पाएगी। और इसमें क्या है कि मतलब जहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती थी, एलुवियल सॉइल थी, वहां पे बहुत फायदा हो रहा था। और इसके अलावा ये आयरन प्लॉशेयर से क्या हुआ, ग्रोथ होने लगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। और इसके अलावा इरिगेशन का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कैनाल्स, वेल्स, टैंक, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाने लगी। कैनाल्स बहुत ही कॉमन थी, ठीक है, नहरें बहुत सारी बनने लगी थी। ये है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, किंग के पास सबसे ज्यादा पावर थी, उसकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो तीन पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, वो तीनों किंग ही कंट्रोल करता था। प्रोविडेंस लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, प्रोविंशियल एडमिशन बहुत अच्छा था, ठीक है, गवर्नर हुआ करते थे प्रोविंशियल लेवल पे। लोकल गवर्नमेंट भी होती थी, जहाँ पे 3 मेंबरों की कमेटी होती थी जो रूल रेगुलेशंस फॉलो करते थे। और कैबिनेट भी होती थी भाई, किंग के साथ में मिनिस्टर्स होते थे जो टाइम टू टाइम जो है सजेशंस देते रहते थे। आर्मी काफी अच्छी थी भाई, इनकी ऑर्गेनाइज थी, जहाँ पे एक कमेटी के साथ सिक्स सिक्स सब कमेटीज भी थी, यानी कि घोड़े वाली अलग कमेटी है, घुड़सवारों की, रथ वालों की, हाथी वालों की, पैदल सैनिकों की, यानी कि सभी की अपनी अलग अलग कमेटीज थी। और मौर्यन एम्पायर के टाइम पे धम्म महामात्रास वगैरह बहुत ज्यादा होते थे। ये कुछ मिनिस्टर्स होते थे जिनका काम था धम्म को जो है प्रोपोगेट करना, फैलाना। तो जो धम्म है, ठीक है, यानी कि कुछ अच्छी मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि अशोक ने बताए थे, ठीक है, जैसे बड़ों का सम्मान करो, छोटे लोगों का भी सम्मान करो, जो भिक्षु आते हैं उनका सम्मान करो, मॉन्क वगैरह का। ये कुछ अच्छी मॉरल बातें हैं जो धम्म जिसको हम कहते हैं। तो उसको अच्छी से प्रोपोगेट करने के लिए अलग से एक ऑफिसर भी नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। और लैंड रिवेन्यू के ऑफिसर्स थे, इरिगेशन ऑफिसर्स थे। इसके अलावा लॉ काफी स्ट्रिक्ट था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। और स्पाइस वगैरह बहुत ज्यादा हुआ करते थे, स्पाइस वगैरह बहुत हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि गुप्तचर जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रूल्स डिड द धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रास कंटेन अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन। देखो, हमारा जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो 4 वर्णास में डिवाइडेड थी। सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, इन लोगों का काम था पढ़ना और पढ़ाना वेदों को, ठीक है, और यज्ञ करवाना और करना, ठीक है, और रिफ जो जो गिफ्ट वगैरह होते हैं वो रिसीव करना। क्षत्रिय दूसरे नंबर पर आते हैं, ये वॉर वगैरह में जाते थे, राजा महाराजा होते थे, और वेद वगैरह को ये पढ़ते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर वैश्याज आते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का काम, एग्रीकल्चर का काम, ये सब करते थे, ट्रेड वगैरह। लास्ट नंबर पे आते हैं शूद्रास, ये जो है इनका काम था, ऊपर वाले जो हायर 3 है ना, इन्हीं की बस सर्व करो, तो सेवा करते रहो, और कोई काम नहीं था इनका। तो ये हो जाएगा। डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स। चंडाल्स की क्या ड्यूटी थी। एक तो उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तन यूज करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े और उनके ऑर्नामेंट्स यूज करते थे लोहे के। और वो विलेजेस और सिटीज में रात को नहीं चल सकते थे। और उनको क्या है कि मान लो किसी की डेड बॉडी का कोई रिलेटिव नहीं है साथ में, तो वो उन्हीं को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द महाभारत कुड हैव बीन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर। क्या महाभारत किसी एक ही ऑथर की एक क्रिएशन है। सो प्रोबेबली ये माना जाता है कि इसके मेन जो कंपोजर है वो चैरिएटर बार्ड्स थे, जिनको सूत कहा जाता था, जो कि वॉरफेयर में जाते थे, वहां पे लिखते थे अपनी आईज से देखकर जो भी उन्हें दिखता था। और 5th सेंचुरी से ब्राह्मण लोगों ने महाभारत को लिखना स्टार्ट किया, ये स्टोरी में नए नए अपडेट्स होने लगे। और धीरे धीरे आते आते क्या हुआ कि कुछ पुरानी चीजों के साथ नए नए नॉर्म्स भी जोड़ दिए गए। 200 बीसी से 200 सी के बीच में मनुस्मृति और धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास, मनुस्मृति, इसके बहुत सारी चीजें महाभारत में ऐड कर दी गई। तो ये जो हमारा एक तरीके से ग्रंथ है महाभारत का, ये और बड़ा होता चला गया। और इसके आप कह सकते हो कि कोई एक रूलर नहीं, सॉरी एक ऑथर नहीं, इसके ऑथर और बढ़ते चले गए। ऋषि वेद व्यास जी को भी माना जाता है कि ये इनके ऑथर थे, ठीक है। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने इसमें लिखा। सो आप 1000 साल तक तो मिनिमम मान के चलो कि इसको लिखा गया है, तो 1000 साल तक कोई एक बंदा तो लिखेगा नहीं। सो ये है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूपा ऑफ सांची। तो भोपाल की 2 बेगम है, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने पैसे भी दिए थे सांची के स्तूप को बचाने के लिए।
और म्यूजियम भी बनवाया था, गेस्ट हाउस भी बनवाया था। जॉन मार्शल ने जो किताब लिखी थी सांची के स्तूप के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने उनको कुछ फंड भी दिया था, ठीक है। और इसके अलावा भाई बचाने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया था। मतलब जैसे कि फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच पीपल, और कुछ इंग्लिश यूरोपियंस थे, वो चाहते थे कि सांची के स्तूप का जो गेट था, ठीक है, वो उसको चाहते थे ले जाना अपने साथ में, तो यहाँ की बेगमों ने नहीं ले जाने दिया, ठीक है। सो ये आप याद रखिए। डिस्क्राइब द यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्ली टेम्पल्स। तो हमारे जो अर्ली टेम्पल होते थे वो कैसे होते थे? तो सबसे पहले तो नॉर्मल एक चौकोर आप कह सकते हो रूम की तरह टेम्पल होते थे, कोई ऐसे ऊपर उठा हुआ शिखर वगैरह नहीं होता था। धीरे धीरे ये गर्भगृह के ऊपर एक शिखर बनने लगा, ठीक है। और शिखर के बाद और भी टेम्पल की वॉल्स को डेकोरेट किया जाने लगा, मूर्तियां बनाई जाने लगी, चित्र बनाए जाने लगे, ये था। Why is the mid first millennium BC is regarded as a turning point in world history? तो ये वो टाइम था जब बड़े-बड़े आप कह सकते हो कि जो स्कॉलर हैं वो आने लगे थे। जैसे ज़रथुस्त्र हैं ईरान के अंदर, पोंगत्सी हैं चाइना में, सोक्रेट्स हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं भाई ग्रीक्स के अंदर। तो ये बहुत ही बड़े भाई आप कह सकते हो कि विद्वान थे, आपने इनका नाम भी सुना होगा। महावीर और गौतम बुद्ध हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने जो पहले से ही कुछ रिलीजन थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, या जो भी अगर पाखंड, अंधविश्वास, उन सब के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। व्हाट वर दी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? तो महात्मा बुद्ध ने अपनी एट फोल्ड पाथ में अपनी टीचिंग्स बताई हैं, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 बातें बताई हैं। सबसे पहला जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग में, पहला जो पाथ है वो ये कहता है आपका विजन अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे से चीज़ों को रियलाइज़ करो। आप समझो कि ये जो हमें दुःख होते हैं, ये हमारी लालच, हमारी इच्छा की वजह से होते हैं। दूसरा ये बताते हैं कि आपका एम अच्छा होना चाहिए। आप लग्ज़री वगैरह को छोड़ दो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, दूसरों की खुशी के लिए काम करो। आपके जो वचन है, जो आपकी स्पीच है, वो अच्छी होनी चाहिए। चौथा है आपका एक्शन सही होना चाहिए। आप कभी किसी की हत्या मत करो, चोरी-चकारी मत करो। राइट लाइवलीहुड, आप सही तरीके से पैसा कमाएँ, ऑनेस्ट, ईमानदारी से पैसा कमाएँ। सिक्स्थ यहाँ पे ये कहता है कि आप मतलब जो आपके बुरे विचार आते हैं, आप अपनी सेंस, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। सातवां ये है कि आप अवेयर रहें, आपकी माइंडफुलनेस अच्छा हो, आप अंडरस्टैंडिंग बने, आपको पता चले, मेडिटेशन करो आप, ठीक है? और आठवां ये है आपका कंसंट्रेशन सही होना चाहिए। आप कंसंट्रेशन सही से करोगे तो आपको समाधि प्राप्त होगी। आप बिल्कुल शांति, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 नोबल ट्रुथ भी बताए हैं महात्मा बुद्ध ने। सबसे पहले ये कहते हैं इन संसार में सभी लोग दुखी हैं। फिर वो कहते हैं कि हर दुख का कोई ना कोई कॉज है, और वो कॉज है तृष्णा, जिसको डिजायर कहते हैं। आपकी इच्छा है ना, वही आपके दुख का कारण है। अगर आपकी इच्छा ही ना हो ना, तो आपको कभी दुख भी नहीं होगा। तीसरा है, ये आप जो सफर कर रहे हो इसको आप एंड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप निर्वाण प्राप्त करते हो, ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। फिर इन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग को बताया, जो मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया। अब है महावीर की क्या टीचिंग्स थी, जैनिज्म हमें क्या सिखाता है। तो महावीर की टीचिंग मतलब कुछ ऐसी है कि वो पहले तो अहिंसा के ऊपर बात करते हैं, नॉन वायलेंस की वो बात करते हैं, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। दूसरा, वो हमेशा सच बोलने के लिए कहते हैं, आप हमेशा सच का साथ दो, सच बोलो। और अस्तेय अचौर्य, यानी कि आप कुछ चोरी ना करो, ठीक है। वो कहते हैं कि आप कुछ भी चुराओ मत, ये बात वो कहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ब्रह्मचर्य का पालन करने की वो बात करते हैं कि आप सेंसुअल प्लेजर्स को छोड़ दो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अपरिग्रह की भी वो बात करते हैं, यानी कि आप किसी से अटैच मत रहो, लोगों के साथ, किसी जगह के साथ, किसी के भी साथ अटैचमेंट मत रखो, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट चैप्टर से है, सेकंड बुक से, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया हैड अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। सो इब्न बतूता ने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था वो हमें देखना है। क्या है इसमें कि दो तरीके का पोस्टल सिस्टम हमारे इंडिया में चलता था। एक तो था उलूक, हॉर्सेस वाला, और एक था दावा, फूट वाला। यानी कि अगर आपको मैसेज पहुंचाना है किसी दूसरी जगह, एक तो आप ये यूज कर सकते हो कि घोड़े आपके मैसेज को लेकर जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एवरी 4 माइल्स पर, ठीक है, घोड़े खड़े होते थे, जहां से वो आपका संदेश आगे ले जाते थे।
ऐसे ही फूट वाले भी होते थे, ठीक है, जो कुछ माइल्स पर बहुत सारे फूट वाले खड़े होते थे। जैसे मान लो आप यहाँ से मैसेज लेकर निकले, यहाँ पे कोई खड़ा है, वो आपका मैसेज पकड़ेगा, फिर आगे वाले को पकड़ा देगा, फिर आगे वाले को पकड़ा देगा, आगे पकड़ा देगा। ऐसे ही हॉर्सेस का भी सीन होता था। सो ये मतलब इब्न बतूता जी को बहुत अच्छी लगी ये चीज़। वो कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद आया। इब्न बतूता ये मानते थे कि ये बहुत ही फास्ट था सिस्टम कम्युनिकेशन का। पोस्टल सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट था, ठीक है? और वैसे तो दिल्ली तक आने में 50 दिन लगते थे, ठीक है, सिंध से। लेकिन आप पोस्टल सिस्टम में अगर आप कोई संदेश पहुँचाना है तो 5 दिनों में ही वो संदेश पहुँच जाता था। तो उनको ये बहुत ही फास्ट लगा। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर ने हमारे यहाँ के लैंड ओनरशिप के बारे में कुछ बातें बताई थी, जिसका असर हुआ वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर। कैसे, आइए देखते हैं। सो बर्नियर मुगल एम्पायर के बारे में ये बताते हैं कि जो लैंड का सिस्टम था वो बहुत ही खराब था। सारी ओनरशिप रूलर के पास थी, किसी के पास पर्सनल अपना कुछ भी नहीं था। सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा था, सब कुछ खत्म होता जा रहा था। 18th सेंचुरी के आसपास के जो अब वेस्टर्न कंट्रीज के थ्योरिस्ट वगैरह थे, जो स्कॉलर थे, अब उन्होंने अलग अलग थ्योरीज निकाली यहाँ पे अपनी, ठीक है। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू नाम से एक स्कॉलर थे, इन्होंने बर्नियर को पढ़ने के बाद ओरिएंटल डेस्पोटिज्म नाम से एक थ्योरी बनाई, ठीक है। इन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा कि एशिया के जो रूलर हैं वो बहुत गंदे हैं, वो सारी अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, गरीबी है एशिया के अंदर, राजा जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने ही नहीं देता किसी को। तो ये बर्नियर को पढ़कर फिर इन लोगों ने ऐसा लिखा। कार्ल मार्क्स ने भी ऐसा ही लिखा। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन नाम से एक इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है वो लिखा, और बर्नियर को समझने के बाद इन्होंने लिखा। और वो यही कहते हैं कि यहाँ पे राजा यानी कि जो स्टेट है उसके पास सब कुछ है और लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि मतलब बहुत ही बुरा सिस्टम है ये तो, और ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा ऑटोनमस होती जा रही है एशिया के अंदर। तो ये दो स्कॉलर हैं जिन्होंने बर्नियर को पढ़ने के बाद अपने विचारों को लिखा। फिर है राइट अ नोट ऑन किताबुल हिंद। किताबुल हिंद क्या है भाई? एक बुक है जो कि अल बिरूनी जी ने लिखी थी, अरेबिक लैंग्वेज में है। सिंपल है ये, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें टोटल 80 चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हैं, रिलीजन, फिलोसफी और सोशल लाइफ, मेट्रोलॉजी। ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं ना, उसको लिखने का एक पैटर्न है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है, और आगे अगले पेज पे उसका कंपैरिजन है किसी और मतलब कम्युनिटी के साथ और या कल्चर के साथ। ये लिखने का तरीका था इनका, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, व्हाट वर दी 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। सो इस्लाम के अंदर ये है कि ये एक ही भगवान अल्लाह, या जिसको आप ये भी कह सकते हो कि ये प्रोफेट के अंदर विश्वास रखते हैं। नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम्स एवरी डे। ज़कात यानी कि दान दक्षिणा करते रहते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये हज को विजिट करना इनके में बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और फास्ट करना रमज़ान के टाइम पे, रोज़े रखना इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपलसरी माना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, शेख निज़ामुद्दीन की जो खानका होती थी उसके अंदर लाइफ कैसी होती थी। तो एक तो ये गियासपुर के अंदर बनी हुई है जो शेख निज़ामुद्दीन जी की खानका है। इसमें क्या है, छोटे छोटे रूम्स हैं, कुछ बड़े भी हैं, बड़ा हॉल भी है प्रेयर वगैरह के लिए। शेख जो हैं वो अपने विजिटर्स से यहाँ पे मिलते रहते थे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और शेख आप ये समझ लो जो पीर वगैरह होते हैं ना, पीर बाबा। और यहाँ पे रिफ्यूजी लोग भी आके रहते थे। मान लो किसी को अगर रहना है तो वो कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहर सकता था। लंगर सिस्टम भी था, यानी कि जैसे भंडारा टाइप से होता है। और चैरिटी से वो चलता था, आप कोई दान दक्षिणा दे दोगे तो उसी से ही वो खाना बनता था। बड़े बड़े लोग जाने माने वहाँ पर आते थे खानका के अंदर। और खानका के अंदर ये होता था, शेख जो है अ, होता क्या था कि मान लो कोई शेख है, उसका कोई चेला है। फिर जब शेख की डेथ हो जाती थी तो वो चेला उसकी कुर्सी पे बैठता है। फिर उसका कोई चेला होगा जो उसकी डेथ के बाद उसकी कुर्सी पे बैठेगा। तो ये सिस्टम चलता था, चेन सिस्टम। अब इसके बाद आगे है अ, अलवार और नैनार जो थे, ठीक है, तमिलनाडु के संत थे। इनके रिलेशनशिप कैसे थे स्टेट के साथ में। तो यहाँ पे जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो अलवार नैनार ने ही स्टार्ट किया था साउथ इंडिया के अंदर। अलवार जो हैं वो विष्णु जी के भक्त थे, नैनार जो हैं वो शिव जी के भक्त थे। इन्होंने एक मैसेज अपना जो है ये तमिल लैंग्वेज में दिया था। और उन्होंने कुछ कुछ जगहों को बताया ये पवित्र जगहें हैं और यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं
कि मतलब काफी ज्यादा जो चोल रूलर्स वगैरह हैं, जो साउथ इंडियन जो रूलर्स थे, उनका सपोर्ट रहता था अलवार नैनार को, क्योंकि बहुत लोग इनको सपोर्ट करते थे। तो राजा ये चाहता था कि जिसके पास ज्यादा सपोर्ट है भाई उसको तो हम सपोर्ट जरूर करेंगे। तो राजाओं ने क्या करा, इनके कहने पर मंदिर वगैरह भी बनवाए, मंदिरों में इनके भजन भी चलते थे, इनकी मूर्तियां भी बनवाई। ठीक है। चोल रूलर्स ने शिव जी के टेम्पल बनवाए, जैसे चिदम्बरम टेम्पल है, तंजावुर टेम्पल है, गंगाई कोडा चोलपुरम है। और मतलब ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि कोई राजा ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो चाहता था कि ये सपोर्ट मिले अलवार नैना स्कीम। ठीक है। और इसके अलावा शिव जी की एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी है यहीं पे हमें मिलती है। नैनार और अलवार जो है उनको सपोर्ट मिलती थी किसानों से भी, वेलाल जिनको हम कहते थे उस टाइम पे। और रूलर ये चाहते थे कि अगर किसान गरीब सभी लोग अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी इनको सपोर्ट करें। तो इसीलिए चोला रूलर्स या तमिलनाडु के जो भी रूलर्स आए उस टाइम पे, उन्होंने अच्छे से इनको रिस्पेक्ट दी, इनका स्टेटस काफी अच्छा था। आगे है, हाउ वर दी वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ विजयनगरा मेट। विजयनगर के अंदर पानी कहाँ से आता था? सो वाटर रिक्वायरमेंट इनकी पूरी होती थी रिवर तुंगभद्रा से। और जो तुंगभद्रा रिवर बहता था, ठीक है, वहीं से इनको पानी मिल जाया करता था। टैंक वगैरह भी बनाए जाते थे। इसके अलावा कमलपुरम टैंक बहुत ही फेमस है। इसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। और एक हीरिया नाम से कैनल है, वो भी बहुत फेमस थी। तो ये विजयनगर यहाँ से पानी लेता था। फिर है विजयनगर का डाउनफॉल क्यों हुआ, इसका डिक्लाइन क्यों हुआ? एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गई थी काफी ज्यादा। ठीक है। कृष्णदेव राय के रूलर जैसा कोई और नहीं हुआ, आगे जो भी आए वो सारे कमजोर निकले, सक्सेसर बहुत वीक था। ठीक है। अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल करा तो ये एम्पायर वीक होता चला गया। लगातार इनके स्ट्रगल चलते रहते थे बहमिनी एम्पायर के साथ। ठीक है। और गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, इनके साथ सबसे ज्यादा इनके कॉन्फ्लिक्ट होते थे। आर्मी आर्मी मतलब ये भी एक बहुत बड़ी डाउनफॉल की रीजन थी कि जो रूलर थे उस टाइम पे आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी एज कंपेयर टू बाकी जो उनके अपोनेंट्स थे, दुश्मन थे। ठीक है। अब इसके बाद है, कृष्णदेव राय ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया विजयनगर के अंदर, इनको इतना ग्रेट क्यों माना जाता है? कृष्णदेव राय ने एक्सपेंशन करा भाई विजयनगर का, और कंसोलिडेट करा एम्पायर को, दूर दूर तक फैलाया। और मतलब बहुत ही वो टॉलरेटिव थे भाई, हर चीज को अच्छे से बर्दाश्त कर लेते थे, हर रिलीजन के लोग रहते थे। बहुत सारी बैटल्स भी हुई इनके टाइम पे। ठीक है। और बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री थी इनके टाइम पे। इन्होंने प्रोस्पेरिटी को आगे बढ़ाया, शांति बनाए रखी अपने एम्पायर में। एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था इनके टाइम पे, कोस्टल और ओवरसी ट्रेड दोनों ही बहुत अच्छे थे। ये बहुत अच्छे बिल्डर थे, इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई। ये बहुत अच्छे स्कॉलर थे तेलुगु लैंग्वेज के। ठीक है। तेलुगु, कन्नड़ और तमिल पोएट्स को भी इन्होंने बहुत ज्यादा बचाया, संभाला, उनको सपोर्ट किया, जस्टिस करते थे भाई, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने देते थे, इसीलिए इनको ग्रेट माना जाता है। महानवमी डिब्बा in the royal center of Vijayanagar has been assigned name on the basis of its form of building as well as functions। महानवमी डिब्बा एक ऐसी बिल्डिंग है विजयनगर के अंदर जो बहुत फेमस है, और ये लोकेटेड है बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पे, ऊंची बनी हुई, जैसे आपके स्कूल में स्टेज होता है ना वैसा होता था ये लगभग 40 फीट ऊंचा था, 11,000 स्क्वायर फीट का इसका एरिया था। और रिचुअल्स बहुत सारे हुआ करते थे यहाँ पे महानवमी, यानी कि जो नौवा डे होता है हिंदू फेस्टिवल, मतलब जिसको आप दशहरा भी कहते हो, नॉर्थ इंडिया में दुर्गा पूजा भी होती है, बंगाल में नवरात्रि भी होती है। तो इस टाइम पे यहाँ पे कुछ रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज हुआ करते थे भाई मानव में डिब्बा के ऊपर। रूलर इसी टाइम पे अपनी पावर और प्रेस्टीज को दिखाता था। और बहुत सारी सेरेमनीज भी होती थी यहाँ पे, जैसे कि भगवानों की पूजा होती थी, राजा का जो हॉर्स होता था उसकी पूजा होती थी, बफेलो का सेक्रीफाइस भी होता था, बलि वगैरह दी जाती थी, और एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी। डांस प्रोग्राम भी होते थे, रेसलिंग मैच भी होते थे। ठीक है। और अपनी पूरी जो सेना है राजा उसको दिखाता था कि कितनी उसके पास पावर है। द अमर नायक सिस्टम वॉज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, एलोबरेट। तो अमर नायक सिस्टम क्या था? देखो, इक्ता सिस्टम था एक पहले, इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत जो मुगल से जो पहले लोग थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली में। तो उन्होंने एक इक्ता सिस्टम चला रखा था कि आप जो भी काम करवा रहे हो ऑफिसर से, उनको पैसे की बजाय थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दो, थोड़ी टेरिटरी दे दो। ठीक है।
ऐसा ही विजयनगर के रूलर्स ने करा। जो इनके अमरनायक जो मिलिट्री कमांडर होते थे, विजयनगर वालों ने उनको कुछ टेरिटरीज दे दी कि जाओ भाई आप इस पे रूल कर लो, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे आपको, तो इस पे रूल करके आप टैक्स वगैरह ले लो, कुछ पैसे अपने पास रखो, कुछ हमें दे देना। सो अमरनायक लोग जो होते थे फिर वो टैक्स कलेक्ट करते थे किसानों से और हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो बनाते थे, क्राफ्ट पर्सन लोगों से, ट्रेडर्स थे। फिर ये इस रेवेन्यू को अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और जो जो राज्य की जो घोड़े होते हैं और हाथी होते हैं उनको संभालने के लिए भी यूज करते थे, और राजा को भी दे देते थे इसी में से। और इसके अलावा जो ये जो राय लोग होते थे, ठीक है, जो वहाँ के राजा वाजा थे, उनको बहुत ही अच्छी फोर्स मिलती थी लड़ाई लड़ने के लिए। सो अमरनायक सिस्टम बहुत ही अच्छा था। अमरनायक लोग जो होते थे वो राजा महाराजाओं को गिफ्ट भी दिया करते थे एनुअली, ठीक है, और राजा महाराजा इनको ट्रांसफर भी कर सकते थे। मान लो अगर कोई यहाँ पे अमरनायक है तो उसको दूसरी जगह भी ट्रांसफर किया जा सकता था। कभी कभी क्या होता था, ये अमरनायक लोग ज्यादा हवा में उड़ जाते थे तो ये अपने खुद के किंगडम भी बना लिया करते थे राजा से लड़के, ऐसा बहुत कम होता था। तो ये अमरनायक सिस्टम था। इसके अलावा अब्दुल रजाक, एक ट्रेवलर जो कि इंडिया आया और उसके बाद वो विजयनगर एम्पायर में गया, उसने वहां की फोर्टिफिकेशन को देखा और वो बहुत खुश हुआ। क्या बातें बताई उसने, देखो ये पर्शिया के रूलर ने उनको भेजा था कालीकट की तरफ, और 15 सेंचुरी में ये आए थे, और वो बहुत इंप्रेस हुए फोर्टिफिकेशन देख के विजयनगर एम्पायर की। अब्दुल रजाक कहते हैं कि 7 लाइन थी, 7 किलेबंदियां, 7 फोर्टिफिकेशन कर रखी थी, 1 2 3 4, इस तरीके से पूरी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। मतलब आप कह सकते हो पूरी बाउंड्री अच्छे से बना रखी थी। फोर्टिफिकेशन जो होती थी वो एग्रीकल्चरल एरियाज में भी कर रखी थी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वॉल जो थी वो कल्टीवेटेड फील्ड, गार्डन और हाउसेस को कवर करती हैं। जो सबसे बाहर वाली वॉल है वो पूरी सिटी को कवर करती है। इसके अलावा इसके अलावा द मैसिव मेसनरी कंस्ट्रक्शन वो स्लाइटली टेपर्ड, नो मोटर। देखो कोई भी यहाँ पे जिप्सम मोटर सीमेंट वगैरह तो नहीं था। दीवार कैसे बनती थी, स्टोन को इस तरीके से लगाया जाता था, एक स्टोन ऐसा है तो दूसरा स्टोन ऐसा होगा या इस तरीके का होगा, ठीक है, एक स्टोन ऐसा है फिर एक ऐसा होगा, इस तरीके से ये दीवार पूरी बनाई जाती थी, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के, ठीक है। और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पोजीशन में ये हो सकता था। इसके अलावा द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स, ठीक है, विच लिंक्ड द सिटी टू द मेजर रोड। जो किले होते थे वो कनेक्टेड होते थे बड़े बड़े गेट्स के साथ जो कि मेन सिटीज तक जाते थे, ठीक है। और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था पूरा जो अंदर बना हुआ था। और आर्क था एक गेटवे के ऊपर, एक तरीके से ऐसे मतलब मुड़ा हुआ सा एक आर्क होता है, डिजाइन सा होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा यहाँ से एंट्री लेते थे लोग, जाते थे अंदर। और ये इंस्पायर्ड थे तुर्किश लोगों से। तुर्किश लोग ऐसा आर्किटेक्चर रखते थे कि थोड़ा आर्क बनाकर एंट्री गेट बनाना। सो इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल भी बोला गया है, ठीक है। सो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे, 7 फोर्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, और ये 7 चैप्टर्स ही आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।